चलिए तो आज शुरू करते हैं क्लास, वही एनसीईआरटी के कंपटीशन के क्लास 8 के ज्योग्राफी चैप्टर 6। आज का पहला टॉपिक होगा जनदर। वैसे जनदर पर हमने पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जनदर क्या है, अर्थात एक वर्ष के अंदर 1000 जनसंख्या के बीच जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जनदर कहा जाता है। और जनदर पर ही किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की सघनता और विरलता निर्भर करता है। अब आता है दूसरा पॉइंट है मृत्यु दर। मृत्यु दर पर भी हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। है आप लोग रखे हैं मृत्यु दर? कोई मृत्यु दर बताइए राजा। मृत्यु दर 1000 जनसंख्या के अंदर जितने भी बच्चे या आदमी मृत्यु करते हैं वो मृत्यु दर कहलाता है। चलिए बैठिए, थोड़ा सा लटपटा गया। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अवधि में 1000 जनसंख्या के बीच मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। तो मृत्यु दर भी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की विरलता और सघनता को दर्शाते हैं। आज जो दुनिया की जनसंख्या जो विशाल होती जा रही है, इसका सबसे माने बढ़िया कारक है कौन? मृत्यु दर में कमी आना। आज इलाज पद्धति बेहतर हो गया है, जिसके कारण से मृत्यु दर बिल्कुल कम हो गई है और परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर व्यापक बनते जा रहा है। एक चीज सुनिए जनसंख्या वृद्धि में, सुनिए जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का क्या मतलब? अधिक से अधिक जनसंख्या होना। जनसंख्या विस्फोट का मतलब हुआ कि अनुमान से ज्यादा और आंकड़ा को तोड़ते फाड़ते जब बहुत तेजी से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, धनात्मक परिवर्तन होता है, तो उसको कहते हैं जनसंख्या। अर्थात जितना लोग सोचता है उससे ज्यादा अगर होता है तो उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो मृत्यु दर भी क्लियर हो गया। उसके बाद है प्रवास। प्रवास पर पिछले क्लास में चर्चा हुआ था, मैंने फिर से आपको रिकर देते हैं कि प्रवास का तात्पर्य होता है अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, रहना, बसना। अपने मूल स्थान को जब लोग छोड़कर किसी भी दूसरे स्थान पर, दूसरे देश, दूसरे राज्य, दूसरे गांव में जाके रह जाते हैं, बस जाते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाते हैं? प्रवास कहलाते हैं। और ये प्रवास की क्रिया आज से नहीं, प्राचीन काल से होते आ रहा है। चाहे वो जल की खोज में हो, मवेशी के चारा के खोज में हो या अन्य सुविधा के खोज में हो, लोग, जानवर, पशु पक्षी सभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते रहते हैं, अर्थात प्रवास करते आ रहे हैं और आज भी हो रहा है। और आज प्रवास जो हो रहा है उसका थोड़ा सा रूप रंग बदला हुआ है। पहले के प्रवास का मुख्य वजह था कि भोजन और जल, भोजन और जल ये दो मुख्य वजह था। लेकिन आज जो प्रवास होता है उसका सबसे प्रमुख वजह है रोजगार। आज जो भी प्रवास कर रहा है उसका मुख्य वजह क्या है? रोजगार। देख लीजिए, जहां रोजगार उपलब्ध है वहीं लोग जाके प्रवास रहता है या जाना चाहता है। चाहे वो भारत के दिल्ली हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, कि अन्य क्षेत्र का हो, जहां पर रोजगार है वहां भारत के कोने कोने से लोग जाते हैं, या फिर दुनिया के जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर दुनिया के लोग जाते हैं, अर्थात प्रवास करते हैं। और यहां पर आता है प्रवास के रूप। ये प्रवास के जो रूप हैं वो दो रूप हैं, कल बताए थे हमने पिछले क्लास में। दो रूप, कौन कौन रूप? एक है उत प्रवास और दूसरा प्रवास। ये तो उत्प्रवास क्या होता है? उत्प्रवास अर्थात मैं सीधा शब्द में कह दूं कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो दो तरह की बात होती है। हम अगर ये जगह है मेरा घर और यहां से हम कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, मान लीजिए कि हमने यहां आ गए, यहां से कहां आ गए? तो यहां आ गए। तो यहां से जो गए हम, तो मेरे जो जाने की काम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। ये उत्प्रवास होगा, यहां से जो आप गए और जहां पहुंचते हैं वहां क्या कहलाएगा? वहां
यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ के लिए आप क्या कह लेंगे? प्रवास। अब दोनों को परिभाषित कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले जो होता है उसको कहा जाता है उत्प्रवास कहा जाता है या उत्प्रवासी कहा जाता है। इसको दूसरे शब्द में विशेषण के रूप में क्या कहते हैं हम लोग? उत्प्रवासी भी कहा जाता है। दोनों हो गया। आप जहां पर गए तो उस वहां पर कहते हैं प्रवासी, वहां के लिए क्या कहलाएगा? प्रवासी। जैसे थोड़ा देर के लिए और सुन लीजिए कि हम हैं यहाँ पर, हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर सुपौल में हैं, तो हम यहाँ से क्या किए? सहरसा कोचिंग लेके चले गए, तो सुपौल वाला हमको क्या कहेगा? हमको कहेगा उत्प्रवासी है, अर्थात यहाँ से सहरसा। और सहरसा वाला क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा। तो शायद प्रवास के रूप भी समझ गए। अब आ जाइए प्रवास के कारक। कारक अर्थात कोई व्यक्ति जो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते हैं तो क्यों जाते हैं, वही क्यों का जवाब दे दीजिएगा तो ये कारक हो गया। जितना क्यों मिलेगा सब इसका क्या मिल जाएगा? कारक। प्रवास क्यों करते हैं तो क्यों का जवाब जो भी होगा सब क्या कहलाएगा इसका? तो क्यों में क्या आएगा? शांति। तो सबसे पहला है इसमें रोजगार। प्रेजेंट टाइम के अनुसार से सबसे पहला है रोजगार, अर्थात रोजगार के कारण लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़कर वहां जाते हैं जहां पर रोजगार की उपलब्धता है। और जी हाँ, पलायन भी कर सकते हैं। पलायन भी तो वही चीज हो गया ना। पलायन क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वो भी हुआ जी, कर सकते हैं। उसको दूसरे शब्द में पर्यायवाची शब्द में उसको उपयोग कर सकते हैं। पलायन सर मतलब बहुत संख्या में अगर लोग एक जगह से जाते हैं तो पलायन नहीं, देखिए बहुत संख्या में जाते हैं और कम में जाते हैं तो इसको तो प्रवास कह ही रहे हैं। अब बहुत संख्या में गया तो भी तो प्रवासी हो गया ना। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी कारक पलायन को प्रवास आप कह सकते हैं और सभी प्रवास को आप पलायन नहीं कह सकते। आप रीजनिंग में बन गया सवाल कि हो गया। अगर एक को किया तो उसको आप पलायन मोटा मोटी नहीं कहते, क्या कहते? प्रवास किए। लेकिन सभी पलायन को प्रवास आप कह सकते हैं। हो गया रीजनिंग यहाँ पर बन गया। चलते हैं हम लोग। तो अब प्रवास के कारक मैंने एक नंबर में बताया अभी रोजगार। दूसरा नंबर में है मेरे भाई शिक्षा। शिक्षा के कारण से भी लोग या शिक्षा के खोज में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। आज आप लोग भी जो सुपौल के जिला मुख्यालय में आके रह रहे हैं तो किसके कारण से रह रहे हैं? शिक्षा लेने के लिए आए हैं। अर्थात शिक्षण संस्थान आप जहाँ हैं गाँव में या माहौल नहीं है या शिक्षण संस्थान वहाँ पर नहीं है या अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे ट्यूशन नहीं है, जिसके कारण से आप उसके कमी के कारण से क्या हैं यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर भी दो चीज होगा, कमी के कारण से भी लोग जा रहा है। क्योंकि हम इसमें कारक में बताएंगे दो, और कारक ही इसमें है नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम बताएंगे अभी एक और चीज इसमें आ गया। पहले शिक्षा हो गया, थोड़ा सा दो को बताने से पहले मैं एक चीज और बता देते हैं ताकि दोनों चीज हो जाएगा। प्रवास के जो कारक है, प्रवास के जो कारक है उसको दो वर्ग में हम बांटते हैं। उसको दो वर्ग में बांटा जाता है। देखिए इसके प्रवास के कारक इधर ही कर लेते हैं। प्रवास के कारक को कितने वर्ग में? दो। एक क्या हो गया? प्रतिकर्ष कारक। ये आपको कंपटीशन की दृष्टि से हुआ, इसको प्रतिकर्ष कारक और दूसरा हो गया अपकर्ष कारक। कर्ष कारक हम प्रवास के कारक बता रहे थे, लेकिन उस कारकों को दो वर्ग में बांट के पढ़ा देंगे तो बेटर रहेगा। तो अब प्रवास के कारक अर्थात कोई जो अपने मूल स्थान को छोड़ते हैं उसका जो कारक है उसको मैंने दो वर्ग में बांटा, एक प्रतिकर्ष कारक, दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक उसको कहा जाता है जिसके कारण से कोई लोग एक स्थान को छोड़ने के लिए विवश होते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक। तो आप देखिए जैसे प्रतिकर्ष कारक है, इसमें रोजगार की कमी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? रोजगार की कमी।
तो प्रतिकर्ष कारक में रोजगार की कमी हो गया। आज ही अपकर्ष कारक में इसको क्या कर सकते हैं, रोजगार की उपलब्धता। रोजगार की उपलब्धता किस में आ जाएगा, अपकर्ष। और अपकर्ष कारक उसको कहते हैं जो कारक किसी भी व्यक्ति को दूसरे जगह से वहां पर आने के लिए विवश करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसको कहते हैं प्रवास। जैसे आपने गांव छोड़ के सुपौल आए हैं, तो क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा टीचर है, अच्छा शिक्षण संस्थान है। अच्छा, ये उदाहरण तो कुछ लोग शौक से भी आ जाते हैं गाँव से, कोटा को लीजिए, भारत के जो कोटा है वहां लोग क्यों जाते हैं, चूंकि वहां पर इंजीनियरिंग का और मेडिकल का अच्छी अध्ययन कराया जा रहा है, वहां पर अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो यहाँ से वहां जाते हैं क्योंकि वहां पर अच्छे टीचर, अच्छे शिक्षण संस्थान हैं। तो अपकर्ष कारक वही हो गया कि वहां जो जा रहे हैं आप, तो अच्छी शिक्षण संस्थान हो गया। तो इसी में से बता रहे थे हम, इसी दो भाग करके करते जा रहे हैं। पहला हो गया रोजगार, तो रोजगार को भी दो भाग में कर सकते, रोजगार की कमी या रोजगार की उपलब्धता। अब दूसरा क्या लिए थे, शिक्षा। तो शिक्षा की उपलब्धता, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, शिक्षण संस्थान की उपलब्धता। शिक्षा की जगह आप ले सकते हैं शिक्षण संस्थान की उपलब्धता, या शिक्षण संस्थान की कमी को, उपलब्धता को दे देंगे इसमें, कमी को दे देंगे इसमें। अब नेक्स्ट करते हैं, दो हो गया। तीसरा दे सकते हैं उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि किस में आ जाएगा, अपकर्ष कारक में। जहां उपजाऊ भूमि है वहां पर जाके लोग बसते थे या बसना पसंद करते थे। एक और दे सकते हैं जो प्राचीन वाला भी है, जल की उपलब्धता। प्राचीन काल में तो मुख्य रूप से प्रवास जो होता था वो जल को लेके ही थे, और आज भी आंशिक रूप से कुछ पक्षियां हैं, कुछ जानवरें हैं जो प्रवास बराबर करते हैं। तो जल, जैसे कि जून जुलाई में बहुत सारे इलाके में क्या होते हैं, तो जल खत्म हो जाता है, अर्थात नदी, छोटा मोटा जो नदी नाली होती है वो क्या होता है, सूख जाता है। तो उस इलाके के कुछ जीव उस इलाके को छोड़कर कुछ दिन के लिए कहाँ चले जाते हैं, दूसरे इलाके जाते हैं जहाँ पर पानी रहता है। तो वो प्रवास करते किसके कारण से, जल से। अर्थात जल भी प्रवास के कारण है, चाहे उपलब्धता हो या फिर कमी हो। अब चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा ले लीजिए आप इसका कि बाढ़ के, जहाँ बाढ़ आता है ज़्यादा वहाँ से लोग दूसरे जगह जाना पसंद करते हैं। हाँ, उसको प्राकृतिक आपदा लीजिए ना, प्राकृतिक विपदा, आपदा नहीं, प्राकृतिक विपदा। प्राकृतिक विपदा भी प्रवास के कारक है। प्राकृतिक विपदा के तात्पर्य हो गया कि भूकंप, बाढ़, सुनामी इत्यादि जहाँ आते हैं तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं। और आतंकवादी हमला, जहाँ आप आतंकवादी हमला इसी में आएगा, किसमें, आतंकवादी हमला जहाँ पर होता है तो वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते, वहाँ छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं। तो वो हो गया। तो इस तरह से आपने प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक अर्थात प्रवास के कारक को भी समझ गए। क्यों जब आएगा तो क्यों का जवाब जो दीजिएगा, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जो लोग जाते हैं क्यों जाते हैं, तो क्यों का जवाब जो भी आएगा वो प्रवास के कारक कहलाएगा। उसको दो वर्ग में आप अपने आप बांट सकते हैं कि जो आपको कहीं से जाने के लिए मजबूर करता है, भागने के लिए जो मजबूर करता है, जो कारक आपको कहीं से भागने के लिए मजबूर करता है उसको कहते हैं प्रतिकारक, और जो कारक आपको कहीं पर जाने के लिए मजबूर करता है, आने के लिए नहीं, कहीं पर आने के लिए मजबूर करता है उसको कहते हैं अपकर्ष कारक। हो गया, इसको कह सकते हैं ऋणात्मक और धनात्मक। हाँ, कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ये प्रवास के प्रकार। प्रवास मुख्य रूप से जो इसका प्रकार क्या गया, दो प्रकार है, एक राष्ट्रीय प्रकार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अर्थात इसको भी दो भाग में हम कर सकते हैं। एक हो गया राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय प्रवास किसको कहते हैं, अपने राज्य में जो आवास हो। राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय प्रवास। अर्थात अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान जो प्रवास करते हैं उसको कहते हैं राष्ट्रीय प्रवास। और
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसको कहते हैं? एक देश से जो दूसरे देश प्रवास होता है तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। प्रेजेंट टाइम में दोनों प्रवास हो रहा है, एक राष्ट्रीय प्रवास भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को प्रेजेंट टाइम में जो है काफी बढ़ावा मिल रहा है। मैं बता दूं भारत के विषय में, 1991 ईस्वी में भारत ने वैश्वीकरण की नीति अपनाया है, अर्थात एलपीजी नीति अपनाया था। मैंने बताया था कि उसमें 3 वो चीज अपनाया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जब वैश्वीकरण की नीति भारत अपनाया तो पूरे दुनिया से इन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा, और रिश्ता जोड़ने के क्रम में क्या किया, कुछ जो एक देश से दूसरे देश जो व्यापार करने की जो सिस्टम होती है उसमें थोड़ा सा ढीला किया। साथ ही साथ प्रतिबंध जो था उसमें मैंने कल ही परसों ने करंट अफेयर्स में दिए थे, शायद देखे होंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या हुआ है, एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता का मतलब क्या? मुक्त मतलब फ्री, मतलब यहां से वहां जाएंगे, कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिस पर बिल्कुल ही सीमा शुल्क लगेगा ही नहीं, तो दोनों देश के बीच क्या होगा, व्यापार होगा। अब व्यापार होगा तो व्यापार के साथ साथ सामान तो आएगा जाएगा ही, लोग भी यहां से वहां तक जाएगा। मैंने एक चीज और बताया था शायद करंट अफेयर्स में आप देखे होंगे कि अमेरिका के साथ भारत के एक डील हुआ है, क्या हुआ है, यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू हुआ है, और जिसके तहत अब देखिए भारत कहाँ कितने आगे हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया है अमेरिका के साथ भारत किया, और जिसके तहत 18 वर्ष से लेके कितना 30 वर्ष के लोगों को अमेरिका जाने का विशेष छूट मिलेगा। आप समझिए, तो ये जो विशेष छूट दे रहा है तो ये क्या कर रहा है, प्रवासी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इससे कारण से यहां से लोग वहां ज्यादा गया। अब तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को मैंने कहा कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास काफी अधिक हो रहा है। वैश्वीकरण अपनाने के बाद चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे रोजगार प्राप्त करने के लिए हो, एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं, क्योंकि जाना अब आसान हो गया है, वीजा लेना आसान हो गया है, इसलिए अब लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास काफी अधिक हो रहा है, इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रहा है। तो शायद आज एक और बच गया नहीं, अब है प्राकृतिक वृद्धि दर। ये जन्म दर मृत्यु दर के विषय में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये प्राकृतिक वृद्धि दर का तात्पर्य यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं जन्म दर और मृत्यु दर से ही, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर जो होता है, इन दोनों के बीच जो अंतर होता है उसी अंतर को कहते हैं जो अंतर होता है। क्योंकि इसलिए इसको कहा जाता है कि जन्म भी होता है तो एक प्राकृतिक ही चीज है, मृत्यु भी हो रहा है तो लगभग प्राकृतिक ही चीज होता है। कुछ ऐसे चीजें होते हैं तो उसको प्राकृतिक ही मान लिया जाता है, चाहे वो महामारी हो। अभी सुने होंगे इस बार कोरोना जब आया तो और दुनिया के देश कहा कि नहीं कहा, अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोले कि ये प्राकृतिक आपदा इसको घोषित किया था भारत सरकार। किसको? कोरोना को। जबकि प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं? जो प्रकृति द्वारा जिसको बनाने करने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन रियल ये चीज है कि ये जो कोरोना था ये प्राकृतिक आपदा, अगर इसको हम नहीं कहें तो चल सकता, क्योंकि ये तो मानव बनाया था इसको, ये तो वायरस बना के भेजा था चीन वाला ने तो ये तो हो गया मानव निर्मित, हो गया नहीं हो गया मानव निर्मित। लेकिन हुआ यह था कि एक्सेप्ट तो किया नहीं था, प्रमाण तो था नहीं कि किस लैब में बना कि नहीं बना, क्या हुआ नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या दे दिया। और इसके पीछे बहुत लॉजिक है मेरे भाई, इसके पीछे लॉजिक है कि अपने देश के बगल, अपने सीमा के बगल में पड़ोसी से हर वक्त दोस्ती बना के रखना चाहिए लोगों को विकास के लिए। नहीं, चाहे वो थोड़ा बहुत गलती भी करे तो उसके गलती को उतना उछालना नहीं चाहिए, नहीं तो पड़ोसी से दुश्मनी होगा, फिर आपके विकास बारे। और भारत में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चीन के गलती को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया था क्या कहें, हाँ वही राइट, तो पड़ोसी को तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ तो रहना है आपको, तो कुछ नहीं, इग्नोर नहीं कीजिएगा तो टेंशन होगा। ऐसा माहौल बनाइए कि उसके साथ, क्या लगता है इसमें लॉजिक नहीं बुझाता आपको है कि दुनिया कर रही कि वहां लैब में बनाओ, भारत में उसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर रहा है, तो ये क्या साबित हो रहा है? तो शायद अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे आज, नहीं
आज की क्लास यहीं तक।